हेलो एवरीवन। तो ये है आपके कंप्यूटर का वन शॉट लेक्चर और इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, चाहे इंटरेस्ट आए या ना आए। आपको ये वीडियो एकदम एंड तक देखना है, ठीक है ना। क्योंकि मेहनत हर कोई नहीं करना चाहता। बहुत से स्टूडेंट अभी इस वीडियो को क्लिक करेंगे क्योंकि उनका माइंड सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहता है, जो कि स्टडी में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। इसीलिए सालों तक भटकते रहना ही एक मात्र जरिया रह जाता है। इसीलिए आपको स्टडी को कभी भी लेकर शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए नहीं घूमना है। सिर्फ आपको मेहनत करनी है और जो मेहनत करेगा, सीरियस स्टूडेंट होगा, वही एंड तक अपने मुकाम पर रहेगा और वही सफल हो पाएगा। तो हर कोई चाहता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन मेहनत हर कोई नहीं कर पाता है। तो आपको इंटरेस्ट आए या ना आए, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना है। जितनी भी बड़ी वीडियो हो, मैंने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन नहीं, एक पूरा टॉपिक है। मैं क्वेश्चन को पूरा डिस्कस करूँगा जब तक वो पूरा टॉपिक ख़त्म ना हो जाए। तो आपको ये नहीं देखना है कि अभी इतना क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि वो मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ एकदम क्रीम है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए। और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से एंड तक एकदम ध्यान से देखना है। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। और अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए और हम चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ये एकदम ध्यान से देखना है आपको, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। पहले से ही पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस। देखो, इनपुट डिवाइस होता क्या है, हम इसको जानने से पहले देखेंगे कि आखिर कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम को देखेंगे पहले। तो कंप्यूटर सिस्टम आपका जो है, एक तो हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर, इनमें डिवाइडेड है। अब हार्डवेयर में भी आपके जो हैं ये आ जाते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है ना। एक सेकंड, इनपुट डिवाइस, ठीक है ना। और दूसरे आपकी आ जाती हैं आउटपुट डिवाइस, अब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, अगर आप साथ के साथ नोट बना रहे हैं या आपको ये वाली क्लास पीडीएफ चाहिए, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो हम पहले डालेंगे इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस होता क्या है, देखो, ये वो डिवाइस होती हैं जिनको हम कमांड देते हैं। ये हमारे एक्शन को अपनी तरफ लेती हैं। मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ये यूज़र द्वारा जो कंप्यूटर को निर्देश या संकेत या जो कमांड दी जाती है, वो और जिस डिवाइस से दी जाती है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसके एग्जांपल करेंगे, तो एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपका एग्जांपल में है कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड में हम कुछ टाइप करते हैं तो हम इनपुट ही तो दे रहे हैं, तो वो इनपुट डिवाइस में आएगा। आपका कीबोर्ड है, आपका माउस है। ये एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, सीधे सीधे एग्जांपल ही देखने को मिलेंगे आपको। माइक्रोफोन है, जिसमें माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरी तरफ से आपके लिए आवाज़ जो जा रही है, मैं इनपुट ही तो दे रहा हूँ। आपका OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक रीडर है, और OMR है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, स्कैनर है। इन एग्जांपल को अच्छे से रट लेना, जो भी है। आपका वेब कैमरा है, और आपका MICR बचा है, और आपका इवन कि आपकी टच स्क्रीन जो होती है वो भी इनपुट डिवाइस में ही आती है। टच स्क्रीन हो, टीवी हो, आपका रिमोट हो, टीवी या कोई भी AC का रिमोट, जो भी है, जो जिस पे भी हम इनपुट देते हैं वो इनपुट डिवाइस में आ जाता है। अब बात करते हैं आपकी आउटपुट डिवाइस। अब जैसे कि हमने इनपुट डिवाइस पे हमने कोई अपना डाटा दिया, हमने उसको एक तरीके से कमांड दे दी। अब जो कमांड जिस पर विजिबल होगी, जो हमें उस कमांड का रिजल्ट मिलेगा जिस डिवाइस पे, उसे ही हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मैंने उसे कीबोर्ड से टाइप किया और मुझे मॉनिटर पे विजिबल हुआ, तो वो आउटपुट डिवाइस हुआ। मॉनिटर हुआ आपका, प्रिंटर हमारे हाथ में जो एक हार्ड कॉपी देता है, तो वो भी तो हमें कुछ आउटपुट दे रहा है, तो वो भी आउटपुट डिवाइस होगा। आपका प्रिंटर, प्लॉटर, आपका स्पीकर भी तो हमें साउंड के रूप में एक तरीके से आउटपुट ही तो देता है हमें। स्पीकर हुआ, आपका प्रोजेक्टर हुआ, हेडफोन हुआ, GPS हुआ। तो ये सब आपके आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया इतना, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये जो एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए इनपुट आउटपुट डिवाइस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM 360 इज एग्जांपल ऑफ विच जनरेशन कंप्यूटर।
ठीक है। ये IBM 360 है, किस जनरेशन का कंप्यूटर है। तो इसका आंसर जानने से पहले हम इसे एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। कंप्यूटर की जो भी हिस्ट्री है, जितनी भी जनरेशन है, तो वो देखनी है आपको ध्यान से। उनका ईयर याद रखना है, कब से कब स्टार्ट हुई, ठीक है ना। तो हम पहले बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फर्स्ट जेन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फर्स्ट जनरेशन। यहाँ पे डालेंगे आप सेकंड जनरेशन, ये आपकी थर्ड, फोर्थ, और जो अभी चल रही है फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। और इनका ईयर याद रखना है आपका। ये होती है 1942 से 55 तक, ठीक है। ये है आपकी 1955 से 1963 तक, और ये है आपकी 1964 से 1975 तक, और ये होगी आपकी 1975 से 1991 तक, और अभी जो प्रेजेंट की चल रही है 1991 से ये है आज तक प्रेजेंट, ठीक है। ये प्रेजेंट की है फिफ्थ जनरेशन। अब इसके बाद देखते हैं इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स मतलब किस जनरेशन में क्या क्या कंप्यूटर में मॉडिफिकेशन हुए, क्या उसमें खासियत है, वो देखना है आपको। तो यहाँ पे हम इन्हें देखेंगे अभी। तो फर्स्ट जनरेशन जो जाना जाता है वो है वैक्यूम ट्यूब के लिए, ठीक है ना, वैक्यूम ट्यूब के लिए। बस आपको ये याद रखना है, अभी ज़्यादा टाइम है नहीं कि इन्हें समझाया जाए, तो आपको ये सिर्फ याद रखना है क्या क्या था इनमें खासियत। सेकेंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन IC चिप जो होती हैं, और फोर्थ जनरेशन में था विलसिक और UL6, ठीक है ना, प्लस AI जो भी प्रेजेंट में चल रहा है। इनमें ये खासियत आ रही है अभी के आज के कंप्यूटर में। और इनके अभी हम एग्जांपल और देखेंगे, ठीक है। एग्जांपल में है आपका इस फर्स्ट जनरेशन में एग्जांपल याद रखने आपको ये है आपके एनिक, याद रखना आप, ADSEC, ठीक है। और सेकंड जनरेशन में आपका एटलस, एक ही काफ़ी है। और ये IBM 360 जो भी आपका ऊपर क्वेश्चन था, 360 और 370 दोनों इसी के थर्ड जनरेशन की। और फोर्थ जनरेशन में आपका एप्पल सेकंड, एंड जो अभी चल रहा है वो है परम सुपर कंप्यूटर। ये आपके एग्जांपल हैं, इनको याद रखना। तो ये हो गई आपकी जनरेशन। तो आप देखिए 360 पूछा, 360 किस में, थर्ड जनरेशन में। तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन। तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रखने हैं एग्जांपल, और इनके ये एकदम आपको क्रीम मिल रही है, इनको कैसे भी नहीं भूल रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है इंडिया में क्या है, ठीक है। कंप्यूटर इन इंडिया, हेडिंग डाल लो कंप्यूटर इन इंडिया। तो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर रहा है आपका, इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है आपका परम 800, ठीक है ना। और ये किसके द्वारा डेवलप किया था, कि ये किया गया था डेवलप बाय, ये भी डालो, डेवलप बाय CDAC, यानी सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। ये इसके द्वारा डेवलप किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अभी जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो इंडिया का एरावत है। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है आपका एरावत, याद रखना आपको, एरावत। और आपने एक और नाम सुना होगा, प्रत्यूष। प्रत्यूष क्या है, ये प्रत्यूष जो है आपका इंडिया का फर्स्ट मल्टी प्लेटफॉर्म सुपर कंप्यूटर है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ इंडिया के सुपर कंप्यूटर का नाम याद रखना है तो वो ये है कि आपका एक तो परम हो गया, परम 8000, ये हो गया आपका। परम से ही ज़्यादातर आपके नाम से, परम शिवाय है, शिवाय, परम शक्ति, ठीक है ना। और आपका एक है परम युक्ति, ठीक है ना। कोई एक और नाम याद रखना है। जो कि फर्स्ट कंप्यूटर जो कि इंडिया में बना था वो है सिद्धार्थ, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया, पहला कंप्यूटर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि विच इज़ द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट। इसमें लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट पूछा है, तो अब हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में, ठीक है ना। तो इस पर हम पहले समझेंगे सीक्वेंस से कि कौन सी मेमोरी छोटी होती है, कौन सी बड़ी होती है। तो
ये सीक्वेंस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी होती है सबसे छोटी जो कि होती है बिट होती है। फिर उसके बाद होती है आपकी निबल, फिर उसके बाद बाइट, फिर केबी तो आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद एमबी होती है। एमबी के बाद आपकी जीबी आती है। जीबी टीबी के बाद पीबी। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, और पूरा भी याद नहीं तो कम से कम ये याद रखना है कि स्टार्टिंग के सबसे छोटे कुछ और एंड का सबसे बड़ा, ये ज़रूर आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। पीबी है, फिर आपका आता है ईबी आता है, फिर आपका जेडबी आता है, फिर आपका वाईबी आता है, फिर आता है आपका ब्रोटाबाइट आता है, ब्रोटाबाइट। और सबसे बड़ा जो होता है वो होता है जियोबाइट, ठीक है ना। ये होता है आपका जियोबाइट, और इसमें यही पूछा है कि लार्जेस्ट मेमोरी, तो सबसे बड़ा यही है जियोबाइट। आपको इस सीक्वेंस याद रखना है, बिट, निबल, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी, ब्रोटाबाइट एंड जियोबाइट, ठीक है ना। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि एक निबल में कितनी बिट होती हैं, ये होती हैं चार बिट, ठीक है। और बाइट में याद रखना, बाइट में होती हैं आपकी 8 बिट। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पक्का करके आओगे, ठीक है। केबी में होती हैं 1024 बाइट, और एमबी में आपको तो पता ही होगा कितनी केबी होती हैं, 1024 केबी, ठीक है। और जीबी में 1024 एमबी होती हैं, एमबी, ठीक है। और टीबी में 1024 जीबी, ठीक है, आपको पता ही होगा ये तो। और एंड का याद रखो, ये वाला, इसमें होती है 1024 ब्रोटाबाइट। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। मैंने सारी सीक्वेंस लिख दी हैं, आप सीक्वेंस याद रखना, जैसे भी ट्रिक बना के, जैसे भी दिमाग में रहे, ये तो आपको याद ही रखनी है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है इनका क्लासिफिकेशन का, मेमोरी को 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है ना। 2 टाइप होते हैं इसके। एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, आप यहाँ याद रखें, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है, एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना, सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को ही आप इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसके एग्जांपल हैं आपके रैम है आपकी, और एक आती है रोम, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी होती हैं, ठीक है ना। और रैम के भी 2 टाइप होते हैं, आपकी होती है एस रैम होती है, जो कि स्टैटिक रैम है, एक डायनेमिक रैम है, डी रैम, ठीक है। और रोम के भी एग्जांपल लिख लीजिए। रोम के एग्जांपल हैं आपके पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम, ठीक है ना। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है, आप इन्हें याद रखना। और सेकेंडरी मेमोरी में आप याद रख सकते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक स्टोरेज होती है, ऑप्टिकल फ्लैश डिस्क जो होती हैं, जैसे CD DVD, ये होती हैं आपकी, ठीक है ना। मैग्नेटिक जो बाहर से लगाई जाती है सेकेंडरी मेमोरी, वो होती है, ये इनबिल्ट होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है ना। मैग्नेटिक है आपकी, फ्लॉपी डिस्क है, और आपकी CD DVD, ये सब बाहरी यानी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं, ठीक है। इन्हें आप याद रखना। ये हो गया आपका कंप्लीट ये वाला क्वेश्चन, और इस बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, तो आप हेडिंग डाल लीजिए सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर क्या होता है क्या नहीं, अभी हम बात करेंगे, ठीक है ना। पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी जिसके बिना आपका सिस्टम जो है चल ही नहीं सकता, कंप्यूटर सिस्टम इसके बिना रन ही नहीं होगा। आपकी जिसके एग्जाम्पल रहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जैसे कि विंडो, आपकी होगी विंडो, यूनिक्स, iOS, एंड्रॉयड, तो ये आपके हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनके बिना सिस्टम जो चल ही नहीं सकता, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि ये मतलब
आपके कन्वीनियंस के लिए बनाए जाते हैं। आपको जैसे आसानी हो, आपको कुछ भी वर्क करना है तो उसमें कंप्यूटर में आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं, और कुछ भी जो आपके काम को सरल बनाए वो सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि मुझे कोई फाइल बनानी है तो मैं MS वर्ड यूज़ करूँगा, तो ये मेरे लिए कन्वीनियंट है। जैसे मुझे कोई एक्सेल शीट बनानी है तो मैं MS एक्सेल का यूज़ करूँगा। कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है तो मैं पावर पॉइंट का यूज़ करूँगा, MS पावर पॉइंट, ठीक है ना। तो ये होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे और भी हैं, फ़ोटोशॉप है आपका, तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। फ़ोटोशॉप हो गया आपका, वीडियो एडिटिंग कोई भी हो सकता है, दाविंची रिजॉल्व या कुछ भी, तो ये आपको याद रखने हैं। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये जो हैं कंपलसरी नहीं होते हैं, लेकिन ये आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनहेंस करते हैं। ये आपको मदद करेंगे कि अगर कोई वायरस आ जाता है या कुछ भी, आपको कोई फ़ाइल स्कैन करनी है तो उसके लिए आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। याद रखते हैं, कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो, आपका फाइल मैनेजर है, फाइल मैनेजर हो गया, स्कैन डिस्क हो गई, तो ये आपके सब इसी में आएंगे, ठीक है ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, ठीक है। और ये आपका जो MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, जो ये सारे कौन से स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर हैं, ये सब स्प्रेडशीट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और ये आपका वेब ब्राउज़र है, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउज़र। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? थंब ड्राइव, ये होगा आपका, जो कि ये कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। और मैं आपको कुछ वेब ब्राउज़र के एग्जांपल लिखवा दे रहा हूँ, जैसे अगर ऑप्शन में आए तो आप एलिमिनेट कर लेंगे। जैसे वेब ब्राउज़र आपका गूगल क्रोम हो गया, और आपका हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है एक, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है आपका। एक माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, एक आपका मोज़िला फायरफॉक्स होता है, मोज़िला फायरफॉक्स, ठीक है। और एक ओपेरा मिनी होता है, ओपेरा मिनी, और एक आपका सफारी। तो ये आपके वेब ब्राउज़र होते हैं, ठीक है ना। और स्प्रेडशीट के आपको पता ही है, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, ये सब होते हैं, ठीक है, उनको याद रखना। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच शॉर्टकट कीज यूज्ड फॉर सेंटर अलाइनमेंट। ये आ गई आपकी शॉर्टकट की, जो कि आप इसे 5 स्टार मान लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन तो आपको मतलब हर शिफ्ट में आ ही रहे हैं, तो इसे बहुत ध्यान से आपको एक तरीके से रट के जाना है बहुत अच्छे से। क्वेश्चन है सेंटर अलाइनमेंट, यानी डिस्प्ले पे जो दिखता है, हम कोई वर्ड लिखते हैं वो किस अलाइनमेंट में होता है, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, तो उसको किस शॉर्टकट की से लाया जाता है, ठीक है ना। तो अभी देखने वाले हैं सेंटर अलाइनमेंट के लिए, ठीक है ना। आप इसका मैं आंसर मार्क कर देता हूँ और आगे डिस्कस करते हैं। Ctrl+E इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि Ctrl+A है, जो कि किसके लिए यूज होती है, सेलेक्ट ऑल के लिए, A ऑल, ठीक है, याद रखना आप। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ Ctrl+B, जो कि बोल्ड के लिए यूज होती है, B यानी बोल्ड, आपको याद रखने हैं। और ये B और 2 यानी 1 2 दोनों पर, ये दोनों बोल्ड के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। और आपका Ctrl+C आपको पता ही हो, कॉपी के लिए यूज होता है, ठीक है। और आपका Ctrl+E आप ऊपर हो गया, जो कि किसके लिए, सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है, ठीक है, डिस्प्ले में। नेक्स्ट है आपका Ctrl+F, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसे छोड़ दो, F नहीं इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगला है Ctrl+H, H याद रख सकते हैं, ये होता है कि आपको कुछ रिप्लेस करना हो, रिप्लेस करने के लिए यानी बदलने के लिए, ठीक है ना, आपको याद रखना है। अगला है आपका Ctrl+K, हाइपरलिंक, जो लिंक होती है इन पर क्लिक करते हैं उसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+K, याद रखना, K हाइपरलिंक, K, ये थोड़ा दिमाग में रहेगा आपके, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अगला है आपका Ctrl+M, अगर आपको कोई उसमें पावर पॉइंट में नई स्लाइड ऐड करनी है तो Ctrl+M, न्यू स्लाइड, ठीक है, NM याद रहेगा आपको, ठीक है। और Ctrl+N किसके लिए होता है, ये होता है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है, याद रहेगा आपको। इसके बाद आप कर लीजिए Ctrl+F2, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रिंट प्रीव्यू, यानी किसी चीज़ का प्रिंट लेते हैं उसको पहले देख लेंगे प्रिंट होकर कैसा आएगा, प्रिंट प्रीव्यू के लिए ये होता है आपका। नेक्स्ट है आपका ऑल्ट वाली कीज़, Alt+H यानी होम, ठीक है। Alt+W होता है आपका व्यू मेन्यू के लिए, यानी मेन्यू देखने के लिए, ठीक है, ये हो गया आपका। और एक और याद रखो, Ctrl+Shift+D, इन्हें आप नोट कर लेना, जो भी है याद रहेगा, डबल अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है, डबल अंडरलाइन करने के लिए। और नेक्स्ट याद रखिए, वो है आपका Ctrl+5, ये है आपका स्ट्राइक थ्रो के लिए, मतलब बीच में से जो वर्ड कट करते हैं उसके लिए, स्ट्राइक थ्रो,
जैसे ये लिखा है मैंने, ये बीच में कट करिए, इसके लिए Ctrl+5, ठीक है। आपका है Ctrl+F2 नेक्स्ट। प्रिंट प्रीव्यू मैंने बता ही दिया था, अभी प्रिंट प्रीव्यू बताया है। आप एक और याद रख सकते हैं, अगर आपको फॉन्ट साइज़ बढ़ाना उसके लिए होता है Ctrl+Shift ऐसे करके होता है इंक्रीज़ वाला, ये होता है इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़ के लिए, इंक्रीज़ फॉन्ट साइज, ठीक है। अब बचा आपका Ctrl+D होता है डिलीट के लिए, होता है Ctrl+Backspace, और इसको कर्सर से जो ब्लिंक पॉइंट है उसको बैक स्पेस करने के लिए होता है बैकस्पेस, और Ctrl+End होता है कर्सर को एंड डॉक्यूमेंट के एंड में ले जाने के लिए, ठीक है ना। इन्हें याद रखना। Ctrl+Home होता है मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, बिगिनिंग में ले जाने के लिए Ctrl+Home लिख देता हूँ मैं। Ctrl+Home होता है आपका कर्सर को डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में ले जाने के लिए, बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो आप एटलीस्ट इनको तो याद ही रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं आपके, वो है फुल फॉर्म ऑफ बाइनिक, ठीक है ना। उसकी क्या फुल फॉर्म होती है ये देखते हैं आप, ठीक है ना। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो और भी मैं फुल फॉर्म बताने जा रहा हूँ, आपको याद पता होनी चाहिए। जैसे ATM आपको पता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। एक होती है ASCI अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है ना, ASCI। जैसे आपका BD होती है ब्लू रे डिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें याद रखना। ब्लू रे डिस्क आपकी होती है COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है ना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट आपकी एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर, इनको आप याद रखना, और मैं पूरी लिस्ट भेज दूंगा इनकी, ठीक है ना। आप कमेंट कर देना अगर आपको लिस्ट चाहिए जो भी फुल फॉर्म है, जैसे कि आपकी GIF है, GPS है, GBL है, 3D HD, ये सारी जितनी फुल फॉर्म बचती हैं आपकी, LED LCD MHD। अब यहाँ लिखने पर आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं पूरी उसमें भेज दूंगा, आप कमेंट कर देना। अगर आपको चाहिए PDF है, OTA है, आपकी PNG है, और भी जो सारे कंप्यूटर से रिलेटेड है, VDO, ULU और आपके BCD जो भी हैं, CD कैम कैल, ये सारी फुल फॉर्म में भेज दूँगा, आप कमेंट कर देना बस, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आप याद रखना, ठीक है। आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो, ठीक है ना। अच्छे से देख के जाना है ना, और अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, ठीक है ना। थैंक यू।